डिजिटल फॉरेंसिक ही ऐसी एक फील्ड है जो कि साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने एंड आपके स्टेट पुलिस के साथ काम करने की पावर देती है। सो क्या आप भी डिजिटल फॉरेंसिक में मास्टरी करना चाहते हैं? सो हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे। आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और रेड बटन दिख रही होगी उसको दबा देना न्यू वर्जन हैकर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। सो वॉरियर्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 डिजिटल फॉरेंसिक का, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या है एंड वहाँ पे कितने टाइप्स के क्राइम्स होते हैं, एवरीथिंग, एंड क्या क्या करियर हो सकता है आपका डिजिटल फॉरेंसिक में। सो आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2। सो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होती है इन्वेस्टिगेशन करते समय एंड क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं इन्वेस्टिगेट करते समय। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं एंड देन हम हर एक चीज़ को डीपली समझेंगे। सो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन करने की। सो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द क्राइम्स, मतलब आइडेंटिफाई द डिजिटल क्राइम्स। अब एग्जांपल के ले लो, आप एक क्राइम सीन पे गए जहाँ पर एक क्राइम हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो वहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आप क्राइम को आइडेंटिफाई करो। देखो, क्राइम्स दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल क्राइम हो गया, एक डिजिटल क्राइम हो गया, जो कि जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो वहाँ पर हमको पहले इन दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो डिजिटल क्राइम है या नहीं, हमारी वहाँ पे नीड है या नहीं। तो सबसे पहले वहाँ पर हम पता करेंगे कि जो वो क्राइम है क्या वो साइबर क्राइम ही है। सो अगर हमको कंफर्म होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो साइबर क्राइम नहीं रहा तो हम वहाँ पे अपना हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे गैदर इनिशियल एविडेंस। सो अगर आपको पता चल चुका है कि वो एक साइबर क्राइम है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एविडेंस इकट्ठा करना है, एक एविडेंस लेके आना है जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो क्राइम है वो साइबर क्राइम ही है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑन पीसी, एक फ़ोन, कोई भी चीज़ जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको प्राइमरी एविडेंस वहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमको वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये साइबर क्राइम ही है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सिक्योर ऑथराइजेशन फ्रॉम कोर्ट ऑथराइज एंटिटी फॉर सीजर। इसका मतलब ये है कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये एक साइबर क्राइम है, ठीक है, एंड आपको एविडेंस भी मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट से परमिशन लेना है, अगर वो पर्सनल केस है तो। एंड अगर पुलिस केस है तो पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे परमिशन लेके आती है, ठीक है। तो आपको जब भी एविडेंस मिल जाए कि यहाँ पे हाँ साइबर क्राइम हुआ है, तो आपको सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी वहाँ पर आगे की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद यूटिलाइज फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल, ठीक है, मतलब जो आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल है उसको यूज़ करो, जैसे कि कॉपी बनाना, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फर्स्ट रिस्पॉन्डर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारे टूल्स भी आपको दिखाता हूँ मैं, क्या क्या नाम है उनके। सो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल है वो क्राइम सीन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। वहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ करना है डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे वो आता है कॉन्फिकेट एविडेंस एट द सीन। मतलब जब आपको कोर्ट की परमिशन मिल चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने की, तो आपको क्या करना है, जो भी वहाँ पर सीन पे जो आपको एविडेंस मिले उन सबको सीज कर देना है। सीज कैसे करना है, क्या करना है, तो उनको एक हम लोग सीज करने का मतलब ये है कि उनको एक पैकेट में बंद कर दिया जाता है जिसको हम एंटीस्टैटिक बैग या एवरीथिंग कहते हैं। एंड सीज करने का मतलब ये भी है कि उसको अपने अंडर में ले लें, ठीक है। तो हम आगे चल के देखते हैं हम किन चीज़ों में रखते हैं उसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रोड्यूस 2-bit स्ट्रीम डुप्लीकेट ऑफ द एविडेंस। मतलब अगर वो एक पेन ड्राइव है, एक कंप्यूटर है, एक हार्ड डिस्क है, तो उसकी 2-bit स्ट्रीम कॉपी बनाओ, मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनाओ। 2-bit स्ट्रीम कॉपी एंड कॉपी में क्या फ़र्क है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एविडेंस की कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि है जनरेट SHA-1 हैश ऑन द डुप्लीकेट, ठीक है। मतलब जो भी हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना वो डुप्लीकेट कॉपी पे ही करते हैं, कभी भी ओरिजिनल एविडेंस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते।
अगर हम ओरिजिनल एविडेंस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है एंड हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम लोग जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो डुप्लीकेट, जो हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है उसी पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डुप्लीकेट बनाने के बाद वो है जनरेट SHA-1 हैश ऑन द डुप्लीकेट, ठीक है। मतलब जो हमने डुप्लीकेट बनाया उसका हैश वैल्यू जनरेट करेंगे। हैश वैल्यू क्या होती है, तो जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी है आपका आधार कार्ड, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड है, वैसे ही हम कुछ टूल्स को यूज़ करके यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, जो ड्राइव्स हैं, जो ड्राइव हमने वहाँ से क्राइम सीन से ली है उनकी एक हैश वैल्यू जनरेट करते हैं। ये हैश वैल्यू हम इसीलिए जनरेट करते हैं ताकि हम आइडेंटिटी रख सकें किसकी, एविडेंस की, ठीक है। तो ये जो हैश वैल्यूज़ हैं ये हमको कंफर्म करती हैं या फिर हमको इस चीज़ की श्योरिटी देती हैं कि जो एविडेंस आपने वहाँ से कलेक्ट किया था वही एविडेंस है। एंड कोर्ट भी इसी को मेक श्योर करती है, SHA-1 को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हैश वैल्यू, ठीक है। अब जब हम जनरेट करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। एंड बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सो वॉरियर्स, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा थ्योरी बोर होता है, लेकिन विदाउट थ्योरी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम डेफिनेटली प्रैक्टिकल के तरफ बढ़ेंगे, नो इश्यू, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ले लो। विदाउट थ्योरी आप प्रैक्टिकल भी नहीं समझ पाओगे डिजिटल फॉरेंसिक का, ठीक है। सो SHA-1 जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एविडेंस कस्टडी। सो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक प्रोसीजर होती है डिजिटल फॉरेंसिक में जिसको हम कहते हैं मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। अब यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, मतलब जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको जो जो चीज़ें मिल रही है, हमने जो जो प्रोसेस फॉलो की है, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे हम एक पेपर में लिखते जाते हैं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसी को कहते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। सो चेन ऑफ कस्टडी क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस, जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको लिखते जाओ, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी। मतलब हम हर एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे परफॉर्म की है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र एविडेंस टू द फॉरेंसिक फैसिलिटी या फिर फॉरेंसिक लैब। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है कि जब हमने यहाँ पे हर चीज़ें कर ली, ठीक है, उसकी SHA-1 वैल्यू जनरेट कर ली, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली, ठीक है। अब हम लोग दो चीज़ें करते हैं, SHA-1 एंड डुप्लीकेट कॉपी हम फॉरेंसिक लैब में भी जाके बना सकते हैं, ठीक है, अगर परमिशन रही तो। एंड अगर परमिशन नहीं है तो वो हमको क्राइम सीन पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम उस एविडेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, ठीक है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी एक बहुत सिक्योर लेबोरेटरी होती है, बहुत सिक्योर लैब होता है वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है। अब मैं उसके बारे में बताऊँगा क्या कैसे होता है आगे चल के। तो जब हम लैब में एविडेंस को ले जाते हैं तो वहाँ पर हम इसी पर्पज़ से ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से। तो आगे की जो प्रोसीजर फॉलो होती है वो सारी लैब पे ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर जब लैब हम ले जाएंगे लैब में, ठीक है, एंड उसके बाद हम दोनों कॉपी ले जाएंगे, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल है उसको भी ले जाएंगे लैब में एंड जो हमने कॉपी बनाई थी उसको भी हम लैब में ले जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर सिक्योरली स्टोर द ओरिजिनल एविडेंस, मतलब जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको हम सिक्योर लोकेशन पे रख देते हैं। वो लोकेशन ऐसा होता है कि जो कंपनी का या फिर जो लैब का एडमिन है वही एक्सेस कर सकता है, या फिर वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के ऑथराइज जो लोग हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसको एक सिक्योर सी पॉलीथीन में रखा जाता है, सिक्योर इन्वायरमेंट में रखा जाता है ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एनालाइज द डुप्लीकेट फॉर एविडेंस, ठीक है। मतलब जो हमने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एविडेंस है उसमें, ठीक है। एंड जब हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक प्रॉपर फॉरेंसिक रिपोर्ट, ठीक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं 65B रिपोर्ट, ठीक है। 65B रिपोर्ट जो है ये डिजिटल एविडेंसेस के लिए कोर्ट पे प्रेजेंस होती है, ठीक है। 65B रिपोर्ट हम उसको कहते हैं। तो 65B रिपोर्ट या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग उस रिपोर्ट को दे देंगे पुलिस वाले को, या फिर अगर वो पर्सनल केस है जो भी आपके वहाँ पे क्लाइंट हैं हम उनको दे देंगे, ठीक है। तो वो उस रिपोर्ट को ले जाके वहाँ पे प्रेजेंस कर देंगे, ठीक है।
एंड नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ नेसेसरी अपीयर इन कोर्ट एंड प्रोवाइड द एक्सपर्ट टेस्टिमनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमको नीड हुई, मतलब जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उस केस को अगर नीड पड़ी तो कोर्ट में भी जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा। एंड जो प्रोसीजर आपने डुप्लीकेट के साथ किया है सेम प्रोसीजर आपको ओरिजिनल एविडेंस के साथ जज के सामने करके दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती हैं। यहाँ पे टोटल 13 स्टेप्स हैं जिसको 13 स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक था, मतलब कि एक स्टेप था आपको ओवरव्यू समझाने के लिए कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो एक बार मैं फिर यहाँ से रिपीट करता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ जाए। सबसे पहले हम क्राइम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम पहला एविडेंस जो प्रिमिनरी एविडेंस है, जो फर्स्ट टाइम हमको क्राइम सीन पे दिखेगा उस एविडेंस को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सिक्योर ऑथराइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिक्योर ऑथराइजेशन फ्रॉम कोर्ट ऑथोराइज एंटिटी फॉर सीजर। ठीक है, मतलब जो भी एविडेंस हम सीज करेंगे उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेंगे। अगर ये पर्सनल केस है तो, मतलब प्राइवेट केस है तो। गवर्नमेंट केसेस में मैंने कहा कि पुलिस वाले ऑलरेडी लेके आते हैं परमिशन, तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है यूटिलाइज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल। आपको जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल है उनको वहाँ पे यूटिलाइज करो। डिपेंड करता है कि क्राइम क्या है। अगर वहाँ पे एग्जांपल के ले लो, आपको एक हार्ड ड्राइव मिली तो आपको वहाँ पे राइट ब्लॉकर, ठीक है, एंड आपकी 2 बिट स्ट्रीम कॉपी बनाने वाला, मतलब जो 2 कॉपी बनाने वाला सॉफ्टवेयर है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर में आएगी। ठीक है, देन यहाँ पे आता है कि जो एविडेंस है उसको सीज करना, कॉन्फिसेप एविडेंस एट द सीन। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोड्यूस 2 बिट स्ट्रीम कॉपी। ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ द एविडेंस। ठीक है, मतलब जो एविडेंस है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ। ठीक है, एंड जनरेट SHA-1। ठीक है, मतलब हैश वैल्यू जनरेट करो उसकी, जो आपने एविडेंस लिया है उसकी आइडेंटिटी निकालो ताकि कोर्ट में आप प्रेजेंस कर सको, क्योंकि SHA-1 के बिना कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एविडेंस कस्टडी। ठीक है, मतलब जो हमने मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी का बताया था, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पेपर पे लिखेंगे, वो भी मेंटेन रहना चाहिए वहाँ पे, ताकि आपको कोई पूछे तो आप एग्जैक्टली वहाँ पे बता सको, कोर्ट में बता सको कि हमने ये प्रोसीजर फॉलो की थी। ठीक है, तो मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी का भी एक पेपर आता है, प्रॉपर फॉर्म आता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र एविडेंस टू द फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक लैब में हम एविडेंस को ट्रांसफ़र करेंगे। देन सिक्योरली स्टोर ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल वाला एविडेंस हम सिक्योरली स्टोर कर देंगे। ठीक है, एंड देन हम एनालाइज करेंगे डुप्लीकेट एविडेंस पे। ठीक है, जो डुप्लीकेट है हमने कॉपी बनाई है उसी को हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसी पे, ताकि जो ओरिजिनल है उसको कोई हार्म ना हो। एंड देन उसके बाद एक कंपाइल ऑफ फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाएंगे एंड देन अगर नीड पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट को अटेंड करेंगे। ठीक है, एंड जज को समझाएंगे कि हमने यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो की हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बेसिक से स्टेप्स हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बिट टू बिट। ठीक है, प्रोड्यूस 2 बिट स्ट्रीम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब डुप्लीकेट यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, आप दो चीज़ें कॉपी करते हो। ठीक है, एक तो चीज़ों को क्लोन करते हो। ठीक है, क्लोन में क्या होता है, एग्जैक्ट उसी की कॉपी होती है। ठीक है, इसमें भी जो हम 2 बिट स्ट्रीम कॉपी कह रहे हैं, इसमें भी डुप्लीकेट सेम कॉपी होती है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि ये जो कॉपी है ये इंटायर डिस्क होती है। एग्जाम्पल के ले लो, आपकी एक पेन ड्राइव है। ठीक है, यहाँ पे मैं P से लिख रहा हूँ पेन ड्राइव, एंड इसके पास जो स्टोरेज है वो टोटल 8 GB की है। चलो मैं 10 GB ले लेता हूँ। ठीक है, 10 GB की स्टोरेज है। ठीक है, इस पेन ड्राइव के बाद इसके पास स्टोरेज जो है वो 10 GB की है, एंड इसमें जो डेटा है वो है सिर्फ 2 GB का। ठीक है, 10 GB की स्टोरेज है एंड जो डेटा है वो कितना है यहाँ पे 2 GB का। ठीक है, तो इसको जब आप कॉपी करोगे, मतलब इस पेन ड्राइव को जब कॉपी करोगे तो सिर्फ इसका डेटा जाएगा आपके पेन ड्राइव में, मतलब 2 GB। ठीक है, मतलब जब आप इसको क्लोन करेंगे, नॉर्मल जिसको हम क्लोन कहते हैं, तो इसका सिर्फ डेटा कॉपी होगा, है ना। ऐसा ही होता है जब आप लोग पेन ड्राइव पे कॉपी करते हो। लेकिन 2 बिट स्ट्रीम कॉपी क्या होती है, या फिर बिट टू बिट कॉपी क्या होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब हम बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी बनाएंगे, ठीक है, टूल्स को यूज़ करके, तो वो क्या करेगा, ये 2 GB डेटा तो आएगा ही, ये 10 GB जो पेन ड्राइव है उसके एक सेक्टर, मतलब कंप्लीट
10 GB की पेन ड्राइव यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ 2 GB आपको शो कर रहा था, लेकिन जब आप ये यहाँ पे 2 बिट स्ट्रीम कॉपी बनाओगे, यहाँ पर पूरा 10 GB की पेन ड्राइव भी दिखेगी। ठीक है, मतलब पूरी पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव में डेटा हो या ना हो, पूरी की पूरी वहाँ पे पेन ड्राइव कॉपी होके आ जाएगी। ठीक है, उसकी ब्लैंक स्पेस भी। ठीक है, सो ऐसे इसी को कहते हैं हम बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी। ठीक है, जो क्लोनिंग है वो अलग होती है एंड बिट टू बिट जो स्ट्रीम कॉपी है ये अलग होती है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। आई होप आप सभी को बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी में समझ में आया होगा, एंड नहीं भी समझा है तो हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स में कौन कौन से टूल आते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मैंने वहाँ पे बताया था कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल यूज़ करो, तो यहाँ पर कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर पे आते हैं। सो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट है यहाँ पे फॉरेंसिक इमेजर सॉफ्टवेयर, फॉरेंसिक रिप्लिकेटर, या फिर बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, ये तो एक ही नाम है, बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि मैं प्रैक्टिकल करते वक्त बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि बिट टू बिट स्ट्रीम कॉपी बनाता है। ठीक है, जिसको हम फॉरेंसिक कॉपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इमेज करता है कॉपी को, मतलब जो एविडेंस है उसको इमेज करता है। ठीक है, उसका डुप्लीकेट बनाता है। ठीक है, एंड दूसरा जो सॉफ्टवेयर या टूल आपके पास होना चाहिए वो होता है हैश कैलकुलेटर। ठीक है, मतलब जो SHA-1 वैल्यू जनरेट करे, जो हमने भी देखा था हैश वैल्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एविडेंस की हमको जनरेट करनी ही पड़ती है। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे USB प्रोटेक्टर ब्राइट ब्रोकर टूल। अब ये ब्राइट ब्रोकर टूल क्या होता है, तो देखो ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों में ही होता है। ये एक्चुअल में करता क्या है कि जो भी आप पेन ड्राइव लगाओ तो उसमें कोई गलती से कोई भी चीज़ आप लिख ना दो। ठीक है, तो वो लिख ना जाए गलती से, वो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है उसको। मतलब कि जैसे आप एक फाइल खोलते हो, ठीक है, तो आपने कोई बटन दबा दिया तो वहाँ पे वो लिख जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ पे लिख जाएगा। लेकिन जब आप ब्राइट प्रोटेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वहाँ पे आप कुछ भी लिख ही नहीं सकते उसके अंदर। ठीक है, आप उसको सिर्फ देख सकते हो, उसके अंदर लिखना जो है, राइटिंग जो है वो ब्लॉक कर देता है। आप उसके अंदर कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो टूल है ब्राइट ब्लॉकर, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमारे पास सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसमें करके देखेंगे, हार्डवेयर तो अभी मिलेगा नहीं क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं ये। उसके बाद आपके पास होना चाहिए सिम कार्ड रीडर। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे सिम कार्ड मिली है क्राइम सीन पे, तो आप सिम कार्ड को वहाँ पे एनालाइज कर सको। एंड सिम कार्ड एनालाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिम कार्ड सीजर, या फिर सिम कार्ड के अंदर जो डेटा है उसको एनालाइज करो, सिम कार्ड के अंदर क्या क्या डेटा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सिग्नल ब्लॉकिंग या फराडे बैग। ठीक है, अब ये फराडे बैग क्या होता है, ये एक छोटा सा पैकेट होता है जिस पे सिग्नल टोटली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक एविडेंस मिला एज अ फ़ोन, ठीक है, क्राइम सीन पे आपको एक फ़ोन मिला है, अब आपने उसको स्विच ऑफ तो कर दिया, ठीक है, लेकिन कभी भी ये चांसेस होते हैं कि गलती से वो ऑन हो जाए या फिर वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, तो हैकर्स उसको हैक करके वहाँ पे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एविडेंस को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फैराडे बैग होता है, ठीक है, वो ऐसे नॉर्मली दिखता है, ठीक है, लेकिन वो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उससे कोई भी सिग्नल वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सिग्नल ब्लॉकिंग का भी यूज़ करते हैं, सिग्नल ब्लॉकिंग बैग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम फैराडे बैग कहते हैं। तो ये हमारा जब हम फ़ोन्स वहाँ पे अरेस्ट करते हैं, मतलब जब हमको फ़ोन मिलता है क्राइम सीन से, तो अब हमारे काम आता है ये। तो फ़ोन का सिग्नल सारा ब्लॉक करने के लिए यूज़ लेते हैं। उसके बाद मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, ये उसका नाम दिया हुआ है डॉक्टर फ़ोन वंडरशेयर, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हम मोबाइल की सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, उसका सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे मोबाइल का जो डेटा है वो रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है, अगर डिलीट हो गया है तो। ठीक है, तो जो मोबाइल डेटा है उसको रिकवर करके एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है कौन, ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक कलेक्टिंग बैग जो है, एविडेंस कलेक्टिंग बैग जिसको कहते हैं हम, एंड उसको एंटी स्टैटिक बैग भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो देखो जैसे हम अभी SSD चल रही है, ठीक है, आप लोगों ने SSD देखा है ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है, एंड बहुत सारे लोग अभी भी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उसमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड पूरे कंपोनेंट जो है वो मेटेलिक होते हैं, मेटल से होते हैं। सो ह्यूमंस की जो बॉडी है उसमें भी स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, तो
हम जब उसको हाथ लगाएं तो कहीं उसमें स्टैटिक चार्ज जाने की वजह से, हमारे बॉडी का जो चार्ज है वो जाने की वजह से उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए हार्ड डिस्क में, इसलिए यहाँ पे हम एंटी स्टैटिक बैग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम हार्ड डिस्क के लिए नहीं, हर वो डिवाइस जो कि मेटेलिक है उसको एंटी स्टैटिक के लिए यूज़ करते हैं, ताकि स्टैटिक चार्ज जाने से वो वहाँ पे ख़राब ना हो जाए। अगर वो ख़राब हो गया तो इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाएगी। ठीक है, सो एंटी स्टैटिक बैग यहाँ पे स्टैटिक चार्ज को रोकने के लिए होती। ठीक है, एंड उसके बाद मेमोरी कार्ड रीडर, अगर वहाँ पे कोई मेमोरी कार्ड मिला है तो उसका कार्ड रीडर भी रहना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल में क्या क्या आ सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ समझ में आई होगी। तो ये सारे जो हैं ये हैं आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल्स। मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब जैसे ही आप क्राइम सीन पे जाओ तो फर्स्टली जो रिस्पॉन्ड करोगे, मतलब सबसे पहले जो टूल्स आप यूज़ करोगे उनको हम कहेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल। ठीक है, सो आई होप आप सभी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर टूल समझ में आया होगा। सो ये जर्नी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड समझते हैं थोड़ा और डीपली अपने फॉरेंसिक। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ही आता है, क्योंकि अभी हमने उसका सिर्फ ओवरव्यू देखा। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो है ये और भी डीपली है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप दिख रहा है आपको, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है फर्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड देन आता है इन्वेस्टिगेशन फेज, एंड देन आता है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो होती हैं इन इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। सो यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। मतलब जो प्राइमरी कहीं पे क्राइम हुआ है, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने जाना है, तो क्राइम सीन में जाते हैं एंड उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होगी, कितना बजट लगेगा, कितनी टीम लगेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्लानिंग एंड बजट है। ठीक है, हम वहाँ पे प्लान करते हैं कि कितनी टीम्स होगी, कितने टीम्स लगेंगे यहाँ पे, एंड क्या बजट लगेगा इसमें। ठीक है, तो प्लानिंग एंड बजट में वही है कितनी, मतलब कितना खर्चा आ जाएगा उसमें, उस इन्वेस्टिगेशन में, वो सारी चीज़ें। एंड फिजिकल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसिडर, मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं कि लैब जो होगी वो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, एंड क्या क्या चीज़ें होगी उसमें लैब में। ठीक है, लैब का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे रहेगा, मतलब जो फिज़िकल चीज़ें हैं वो हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में देखते हैं। ठीक है, मतलब लैब का क्या इन्वायरमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली यहाँ पे प्लानिंग में हम यही देखते हैं बजट में कि कितने एग्जामिनर लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवरीथिंग। वहाँ पर हम बजट डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या कितने लोग रहेंगे, कितनी प्लानिंग लगेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, एवरीथिंग। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पे फिजिकल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। फिजिकल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन में यहाँ पे होता है कि लैब कितना साइज़ का होगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होनी चाहिए, एसी वेंटिलेशन कैसा होगा। ठीक है, वर्क एरिया कैसा होगा वहाँ, मतलब कि जो एरिया है वो कितना बड़ा होगा, कितनी नीड है उसकी, एंड वहाँ पे हीटिंग एंड जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना, तो एविडेंस को कोई नुकसान ना हो ताकि। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमको लैब साइज़ की क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे लैब चाहिए होगी। ठीक है, एंड उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क एरिया कंसिडरेशन। सो वर्क एरिया कंसिडरेशन पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि लाइटिंग, नेटवर्किंग, एवरीथिंग, मतलब जो नेटवर्क है, लाइटिंग है, वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कितने लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या कहाँ पे हमको वर्क स्टेशंस लगाने हैं, मतलब लैपटॉप सिस्टम्स लगाने हैं। ठीक है, कहाँ पे नीड पड़ेगी, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि इमरजेंसी लाइट पावर हमेशा होनी चाहिए, मतलब पावर बैकअप हमेशा होना चाहिए उस लैब के अंदर। मतलब लाइट अगर चली भी जाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कंप्यूटर्स को या फिर जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वर्क एरिया कंसिडरेशन पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी कंसिडरेशन, मतलब कि जो हमारा लैब है वहाँ पे क्या क्या फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट जो भी हैं वो होने चाहिए। एंड उसके बाद वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एविडेंस रूम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एवरीथिंग, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लैब का इन्वायरमेंट, एंड वो जो आपकी लैब है वो सिक्योर इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी एरिया में लैब आप नहीं बना सकते, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
वहाँ पे देखना पड़ता है सिक्योरिटी कैसी है उस एरिया में, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है उस एरिया का, एवरीथिंग। तो लैब भी एक सिक्योर जगह पे होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडरेशन। सो ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडरेशन में हम ये देखते हैं कि कितने लोग वहाँ पे चाहिए होंगे हमको, ठीक है, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद है फॉरेंसिक लैब लाइसेंसिंग, मतलब जो आपकी लैब है उसको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वो लैब चलाने का। विदाउट लाइसेंसिंग आप वो लैब ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर आपका लैब लाइसेंसिंग नहीं है तो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम को बिल्डअप करना है आपको वहाँ पे। सो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन लोग होते हैं आपको जो कि यहाँ पे आपको नीड होगी इन्वेस्टिगेशन टीम में, जिनको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये इतने सारे लोग हैं, अब इन लोगों में से बहुत सारे लोग ये सारे काम एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग रखा जाता है, एक ही काम को हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन एक ही इंसान के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं डाली जा सकती, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है फोटोग्राफ़र। फोटोग्राफ़र क्या करेगा वहाँ पे, तो जैसे कोई क्राइम हुआ, ठीक है, क्राइम सीन पे जो सिचुएशन है जब हम एंटर कर रहे हैं, हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी, मतलब जब हम आए थे ये सीन था, हम वहाँ पे कोर्ट पे प्रेजेंस कर सकें। कभी कभी इलिगेशंस इन्वेस्टिगेटर पे भी लग जाता है, ठीक है, इसलिए हमको फोटोग्राफी रखना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या करता है, जो भी क्राइम सीन पे जो चीज़ें हैं, मतलब जो क्राइम सीन पे आपको एविडेंस मिल रहे हैं उसकी सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के पास होती है। मतलब जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हो रही है वहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, क्या सिक्योरिटी देनी है, वो सारी ये देते हैं। उसके बाद है इंसिडेंट एनालाइज़र। इंसिडेंट एनालाइज़र यहाँ पे वो सारी चीज़ें एनालाइज करता है कि जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उससे सिस्टम को क्या क्या हार्म हुआ है, क्या क्या हानि हुई है, और ये क्राइम जो है वो किस टाइप से किया है, मतलब किस टाइप का क्राइम है, ठीक है, वो इंसिडेंट एनालाइज़र एनालाइज करता है, ठीक है। एविडेंस एग्जामिनर इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एविडेंस एग्जामिनर क्या करेगा, जो भी एविडेंस है उनको एग्जामिन करेगा एंड इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या क्या क्लूज़ हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद है एविडेंस डॉक्यूमेंटर, मतलब एविडेंस जो मिल रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स में नोट करते जाएंगे, जिसको हम मेंटेन चैन ऑफ कस्टडी भी कहते हैं या फिर चैन ऑफ कस्टडी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एविडेंस मैनेजर, मतलब उस एविडेंस को मैनेज करना, सिक्योर लोकेशन पे रखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये करेगा एविडेंस मैनेजर, ठीक है। एविडेंस पूरा मैनेजमेंट इसके अंदर में आएगा, ठीक है। एविडेंस सिक्योर रहना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। एक एक्सपर्ट विटनेस चाहिए जो कि वहाँ पे कोर्ट पे अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे बता सके कि हाँ हम यहाँ पे जब थे तो ये सीन था, ठीक है। एंड जो विटनेस है वो थोड़ा लॉस को जानता हो, ठीक है, एंड थोड़ा शार्प माइंडेड हो। एंड उसके बाद है यहाँ पे अटर्नी। अटर्नी क्या करता है यहाँ पे कि लीगल एडवाइस देता है। अटर्नी मतलब वकील, ठीक है। ये क्या करता है वहाँ पे लीगल एडवाइस देता है कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट के अंडर हैं, क्या नहीं है, एवरीथिंग, ठीक है। ये अब देखो ये चीज़ें ना जो एग्जामिनर है ये सारी चीज़ें वो खुद भी कर सकते हैं, उनको खुद भी पता होता है क्या लीगल है क्या नहीं, बट ये एक कह सकते हो कि एक क्राइटेरिया है कि रहने चाहिए, ठीक है। ये टीम रहनी चाहिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनकी नीड होती है या फिर इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो ये सारी जो प्रोसेस हैं ये आती है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। जब हम फर्स्ट स्टेप उठाएंगे इन्वेस्टिगेशन में तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के पहले का काम है ये सारा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें हमको नीड होगी वो सारी चीज़ें भी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आता है, ठीक है, प्राइमरी में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में, बजट वगैरह एवरीथिंग। एंड यहाँ पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हम ये भी पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड्स ऑफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी। इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या क्या सॉफ्टवेयर एंड क्या क्या हार्डवेयर लगेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं,
सो यहाँ पर सबसे पहला है 2 और मोर फॉरेंसिक वर्क स्टेशन विथ रोबस्ट प्रोसेसिंग पावर एंड एप्पल रैम। मतलब कि बहुत ही पावरफुल यहाँ पे पीसीज रहने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा क्यों? मतलब एक ख़राब हुआ तो दूसरा काम में आएगा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे स्पेशलाइज केबल फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड कनेक्टिविटी। वहाँ पे हर एक तरीके के केबल होने चाहिए ताकि हम हर एक डिवाइस कनेक्ट कर सकें। ठीक है, आपके लैब में। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि हमने पहले देखा था प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, राइट ब्लॉकर्स एंड प्रिवेंट अल्टरनेशंस। मतलब कि वो राइट ब्लॉकर टूल बेसिकली जो कि आपको पेन ड्राइव या फिर कोई भी चीज़ अटैच करने से पहले आपके सिस्टम में ब्राइट ब्लॉकिंग रोक देगी, तो वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते आप। ठीक है, गलती से अगर कुछ लिख भी जाएगा तो वहाँ पे शो नहीं होगा, लिखेगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, ब्राइट ब्लॉकर टूल। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था ड्राइव डुप्लीकेटर्स। ठीक है, ये हार्डवेयर भी होता है ड्राइव डुप्लीकेटर का, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कैसे दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद अचीव एंड रिस्टोर डिवाइसेस लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड रिट्राइवल एविडेंसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टोरेज भी नेक्स्ट लेवल की चाहिए आपको। ठीक है, मतलब स्टोरेज जो है वो अच्छे लेवल की चाहिए होगी आपको। ठीक है, ताकि आप उन एविडेंसेस को स्टोर करके रखो। ठीक है, उसके बाद है मीडिया स्टेरिलाइजेशन सिस्टम इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ स्टोरेज मीडिया बिफोर द आफ्टर यूज़। मीडिया स्टेरिलाइजेशन सिस्टम्स क्या होते हैं कि जो भी मीडियाज़ हैं उनको वहाँ पे एग्जामिन करने के लिए, मतलब अलग अलग तरीके के फाइल्स फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, उनको एग्जामिन करने के लिए आपके पास सिस्टम रेडी होने चाहिए। एंड कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि नीड हैं, बहुत ज़रूरी नीड हो सकती है वहाँ पे, जैसे चार्जर, पावर, छोटे मोटे आपके पावर बैकअप। ठीक है, हार्ड ड्राइव्स, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक एक कंप्लीट जो टूल किट आती है वो रहनी चाहिए आपको, टूल किट सच एज अ पैराबेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके लेबोरेटरी में। एंड देन यहाँ पे रिस्पॉन्डर बंडल। ठीक है, डीप शार्प डिस्क इमेजर एवरीथिंग, जो कि हमने वहाँ पे देखा था, जो इमेजिंग बनाता है। ठीक है, एंड उसके बाद FRED फॉरेंसिक वर्क स्टेशन। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल होता है वर्क स्टेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में नीड होगी। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हमको बिल्डअप रखनी है। ठीक है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें रखते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने लैब में चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए, ताकि पीक पॉइंट पे जाने के बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वहाँ पे हमको दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। क्या क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वही है लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉरेंसिक करने के अलग अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे डेटा रिकवरी टूल। ठीक है, जो कि डेटा रिकवर करें। पासवर्ड क्रैकिंग टूल, कहीं पे पासवर्ड क्रैक करने के लिए नीड हो तो वहाँ पे वो टूल अपने पास रहें। डेटा एक्विजिशन का टूल एंड डेटा एनालाइजर का टूल, जो कि डेटा एनालाइज करेगा। एंड डेटा रिकवरी टूल्स, ठीक है, जो कि डेटा को रिकवर करेंगे, डिलीटेड डेटा जो भी डिलीट हुआ है वहाँ से। फाइल व्यूवर्स, अलग अलग तरह के फाइल व्यूवर्स होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, PDF, PPT एवरीथिंग, जितने भी टाइप के फाइल व्यूवर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे टूल्स होने चाहिए सॉफ्टवेयर रूप में। फाइल टाइप कन्वर्सेशन टूल। ठीक है, मतलब फाइल को कन्वर्ट कर सके वो सारे टूल्स। ठीक है, जैसे PDF से हम लोग PDF से PPT बनाते हैं। ठीक है, वो सारे टूल, मतलब हर एक टूल का एक कन्वर्ट करने वाला टूल वो। ठीक है, एंड सिक्योरिटी एंड यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स, मतलब आपके सिस्टम को भी सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ पे आपके सिस्टम में जो एंटीवायरसेस हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, एंड कंप्यूटर फोरेंसिक्स टूल्स सच एज वायरशार्क कैन एंड एबल एक्सेस डेटा FTK। ठीक है, ये नेटवर्क के लिए काम आएगा, नेटवर्क एनालाइजर के लिए। ठीक है, एंड ये FTK डेटा। ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स हैं वो आपके पास होना चाहिए आपके PC में। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हमको रिक्वायर्ड पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रॉपरली इनको हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ अभी थ्योरेटिकल है, ताकि आप लोग चीज़ों को जान सको, आपको एक आइडिया लग जाए क्या है। तो जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आता है फर्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जब आप क्राइम सीन पे जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या करोगे, तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, डॉक्यूमेंटिंग द
इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन, मतलब जो क्राइम सीन है वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट करो, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, एवरीथिंग, ठीक है। कलेक्टिंग इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन, कैसे वो इन्फॉर्मेशन हुई, क्या क्या घटना हुई, क्या हुई, एवरीथिंग, किसने किया, कोई आइडिया मिल जाए तो वो वहाँ पे पूछताछ से पता करने की कोशिश करो। प्लानिंग करो एंड सर्च सीज करो, एविडेंस को प्लानिंग करो एंड सर्च करो, पता करो वहाँ पे, एंड उसको सीज कर दो, अपने अंडर में ले लो, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये एविडेंस हमारे काम में आएगा, एवरीथिंग, जो काम के एविडेंस हो उनको आइडेंटिफाई करो। पैकिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ठीक है, इनको एविडेंस को पैक करो, जो कि हमने अभी देखा एंटीस्टैटिक या फिर फैराडे बैग्स में, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, इनको लैब में ले जाओ, जो कि हमने पहले ही देख लिया ये सारी प्रोसीजर, ठीक है। तो ये क्या काम होगा, ये सारे काम जो होंगे वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड में होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्स में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट रिस्पॉन्स समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन फेज़। देखो इन्वेस्टिगेशन फेज़ यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, मतलब लैब में ले जाने के बाद जो चीज़ें हम करते हैं, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी हमको चीज़ें मिली है वहाँ पे एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कोर्ट के सामने प्रेजेंस कर सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन फेज़ में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या क्या वहाँ पे जो क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको एविडेंस मिल सकता है, इन ड्राइव्स में, इन कंप्यूटर्स में, इन फ़ोन्स में, जो भी हमको वहाँ से एविडेंस मिला है क्राइम सीन से, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, तो जब हम एनालाइज कर लिया हमने, ठीक है, हर एक चीज़ें हमने वहाँ पे परफॉर्म कर ली है, ठीक है, हमको एविडेंस मिल गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में, तो हम सबसे पहले वहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, कैसे किया, क्या किया, ठीक है, इस एविडेंस में क्या क्या है, ये एविडेंस का नाम क्या है, इसकी हैश वैल्यू क्या है, हमको इस एविडेंस में क्या मिला, वो सारी चीज़ें मेंशन होगी रिपोर्ट में, ठीक है। एंड उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट बनने के बाद अगर हमको नीड पड़ी तो हम जाते हैं कोर्ट में भी, कोर्ट को अटेंड करते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि जो क्राइम है वो कैसे हुआ, ठीक है। सो ये है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज़, ठीक है। सो ये सारी प्रोसेस होती है इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। सो 4 फेजेज़ में इनको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, फर्स्ट रिस्पॉन्ड, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको समझना, आई होप आप सभी को बहुत ईजी तरीके से ये समझ गया होगा। यहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इन इन्वेस्टिगेशन को करते समय हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमको फेस करना पड़ सकता है इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या बता रही है आपको यहाँ पे कि जैसे देखो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की स्पीड है वो सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स के आने से फास्ट तो हो रही है, लेकिन स्लो भी हो रही है। स्लो कब होती है यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन, स्लो तब होती है जब हमको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है, हमको कोर्ट से जब परमिशन लेना होता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना होता है, वहाँ पर हमको बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंटल काम है, ठीक है, वहाँ से परमिशन आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड हमारी बहुत कम हो जाती है और बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे। सो स्पीड एक मैटर करती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एनोनिमिटी, ठीक है, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो VPN एवरीथिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, अपना एवरीथिंग सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, जो सिस्टम की आइडेंटिटी है, उनका सीरियल नंबर, ठीक है, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी क्रिमिनल कभी भी बच नहीं सकता, ठीक है। जब भी क्राइम होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई क्लू होता ही है, 100% क्राइम कभी भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे वोलाटाइल एविडेंसेस। हमने देखा था वहाँ पे वोलाटाइल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि चेंज हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, जैसे सिस्टम का रैम है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ एविडेंस जो कि टाइम आने पे बदल जाते हैं या फिर इरेज हो जाते हैं, ठीक है, रैम हो गया और भी सारी चीज़ें हैं, कैशे हो गया, इंटरनेट हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें। तो उनको रिकवर करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं, तो ये एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है हमको। एविडेंस साइज़, कभी कभी क्या होता है हमको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से क्राइम जो है वो मिल जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव होती हैं, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत लेंदी प्रोसेस होता है वो,
जब एविडेंस बड़ा हो जाए, ठीक है। अब कुछ क्रिमिनल्स क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कुछ क्रिमिनल्स यहाँ पे क्या करते हैं कि एंटी फॉरेंसिक टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी फॉरेंसिक जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हमको बहुत दिक्कत होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने में। एंटी फॉरेंसिक टूल्स बेसिकली वो काम करते हैं कि जैसे हम फॉरेंसिक क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना, फॉरेंसिक कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, पता कर पाएँ क्या चीज़ें हुई। एंटी फॉरेंसिक टूल्स उन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास रास्ते होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। कोई भी क्राइम 100% परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको पकड़ा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, ग्लोबल लॉस, मतलब जो वर्ल्ड वाइड लॉज हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं, तो हमको अलग अलग लॉज के हिसाब से चलना पड़ता है, पता नहीं है क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये ग्लोबल लेवल के जो लॉज हैं, मतलब वहाँ के जो कानून हैं वो फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देन आता है लैक ऑफ लॉज नॉलेज, ठीक है। मतलब जो लॉ की नॉलेज है, कभी कभी जो क्रिमिनल होता है उसको लॉ की नॉलेज ही नहीं होती कुछ, एंड वो क्राइम करते जाता है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ देख के इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। सो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये हमको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये चैलेंजेस समझ में आए होंगे। अब इनके सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।